हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विवेक दिस साइड फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में। और आज हम प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं किस तरीके से अगर आप रेगुलर स्कीम के अंदर रजिस्टर हैं तो आप रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम में किस तरीके से स्विच करेंगे, कौन कौन से फॉर्म्स आपको फाइल करने हैं, क्या क्या कंप्लायंसेस आपको करने हैं, डिटेल में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। हमने अपने थ्योरी के सेशन में ऑलरेडी समझा हुआ है कि जब आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है, आपने रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करवाया और आप कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो आपको CMP02 फॉर्म फाइल करना होता है GST पोर्टल के ऊपर। सबसे पहले वो सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे उसके साथ साथ आपका जो ITC है। देखो एक चीज बताओ, आप जब रेगुलर GST टैक्स पेयर हो तो जो भी परचेज आप कर रहे हो, चाहे आपने इनपुट परचेज किया हो, चाहे आपने कैपिटल गुड्स परचेज की हो, तो उसका ITC आपने क्लेम किया होगा। अब ITC आपने क्लेम किया होगा, आज की डेट में आप चाह रहे हो कि मैं कंपोजिशन में चला जाऊं। कंपोजिशन में जब जाओगे, कंपोजिशन में तो आपको मिलता ही नहीं है। कंपोजिशन में आपको ITC नहीं अवेलेबल होगा। अब ITC अवेलेबल नहीं है तो सर मेरे पास जो ITC बचा हुआ है, जो मेरे पास ITC है, उसका मैं क्या करूंगा। उस ITC को आपको क्या करना होगा, उस ITC को आपको रिवर्स करना होगा या पेमेंट करनी होगी उस ITC की। वो किस तरीके से की जाती है, उसकी कैलकुलेशन की जाती है ITC 03 फॉर्म की हेल्प से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। उस फॉर्म को भी हम समझेंगे और कैसे आपको CMP02 फॉर्म फाइल करना होता है वो भी हम समझेंगे। सर आपने एक चीज तो हमको सिखाई नहीं, अगर मैं नया रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं और न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कंपोजिशन में जाना चाहता हूं तो वो सबसे सिंपल चीज है, वो मैं आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिखा दूंगा। जब आप GST रजिस्ट्रेशन सीखेंगे वहां पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, आप उसको टिक कर दीजिए, आप कंपोजिशन में रजिस्टर हो जाओगे, तब इतना झमेला नहीं होता। लेकिन अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हो और आप जाना चाहते हो कंपोजिशन में, तो आपके लिए थोड़ी सी टेक्निकल चीजें यहां पर हो जाती हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज ये नोट कीजिए कि ऐसा नहीं है कि आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में किसी भी टाइम कंपोजिशन में स्विच कर जाएं। आप फॉर्म फाइल करेंगे, जब भी आप फॉर्म फाइल करेंगे उसके नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग से ही आप कंपोजिशन में जा पाएंगे। जैसे अगर मैं करंट ईयर में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस करंट ईयर में आप जो है फॉर्म CMP02 फाइल करोगे, उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 1 अप्रैल से आप कंपोजिशन में चले जाओगे। तो कंपोजिशन में जाना है अगर आपको, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डेट है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल को आप उसके अंदर जा पाओगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप उससे बाहर आना चाहते हो, उसके लिए सेपरेट प्रोसेस होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कंपोजिशन से बाहर आने का प्रोसेस क्या होता है। तो बाहर आने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, किसी भी टाइम आप बाहर आ सकते हो, बट कंपोजिशन में एंटर करने के लिए देयर इज अ टाइम लिमिट। आप करंट ईयर में फॉर्म फाइल करोगे तो नेक्स्ट ईयर की 1 तक आप जो है जा सकते हो, 1 तारीख को जाओगे CMP कंपोजिशन के अंदर। और जैसे आप कंपोजिशन में जाओगे, आपको ITC 03 फॉर्म फाइल करना होगा विद इन 60 डेज। ये हमने प्रोसीजर पार्ट में ऑलरेडी समझा हुआ है कि विद इन 60 डेज जब आप जाओगे तो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्लस 60 डेज के अंदर अंदर आपको ITC 03 फॉर्म फाइल करके जो भी ITC आपका है वो रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। ITC 03 फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी होता है, ठीक है जी, जब आप कंपोजिशन में जाते हैं रेगुलर स्कीम से। ओके सर, ये बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले। अब चलते हैं CMP02 फॉर्म फाइल करना सीखते हैं GST पोर्टल पर। सो यहां पर हमने जो है लॉगिन किया हुआ है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके आपको सर्विसेज में जाना है और सर्विसेज के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। सर्विसेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको जाना है एप्लीकेशन फॉर ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। अब मैंने लॉगिन किया हुआ है, इसका मतलब मैं GST में रजिस्टर्ड हूं ना, मैं रेगुलर टैक्स पेयर हूं, मैं रेगुलर टैक्स पेयर हूं, इसीलिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप चाहो तो आप कंपोजिशन लेवी में यहां से जा सकते हो, ठीक है। तो हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन में और एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारा फॉर्म कौन सा ओपन होगा, CMP02 फॉर्म जो होता है वो ऑनलाइन फाइल होता है। इस तरीके से आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले आपको कुछ आइटम शो करेगा कि अगर आप इन आइटम में डील करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए। ये सारी चीजें आपने थ्योरी में पढ़ी हुई हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि GST में कुछ भी थ्योरिटिकल नहीं है। अगर आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये सब कवर नहीं होता कंपोजिशन के अंदर। अगर आप आइसक्रीम बेच रहे हैं,
दिस, अगर आप आइसक्रीम बेच रहे हैं, अगर आप पान मसाला बेच रहे हैं, ऑल गुड्स टोमैको या टोमैको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक्रेडिट वाटर बेच रहे हैं, फ्लाइंग ऐश ब्रिक हमने पढ़ा था, ब्रिक फॉसिल हमने पढ़ा था, बिल्डिंग ब्रिक और अर्थन एंड रूफिंग टाइल हमने पढ़ा था। इसके लिए स्पेशल कंपोजिशन स्कीम होती है। सेक्शन 10 वाली कंपोजिशन स्कीम में ये कवर नहीं होते। जो ये होते हैं ना, यहां से ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ये नोटिफिकेशन के थ्रू ऐड किए गए थे। सेक्शन नंबर 10 के अंदर ये कवर नहीं होते। फ्लाइंग ऐश बीज, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल, बिल्डिंग ब्रिक और अर्थन या फिर रूफिंग टाइल्स जो होती हैं, ये सेक्शन 10 में कवर नहीं होती। नोटिफिकेशन के थ्रू इनको ऐड किया गया था। ठीक है, तो वो स्पेशल कंपोजिशन स्कीम होती है, वो आप सेक्शन नंबर 10 CMP 02 की हेल्प से उसके अंदर ऑप्ट इन नहीं कर पाओगे। तो ये हमको पूरी लिस्ट दी हुई है कि इस लिस्ट में अगर आप फॉल करते हो तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आपको यहां पर कंफर्म करना पड़ता है दैट आई हैव नॉट इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी ऑफ द कमोडिटीज मेंशन्ड अबव। आप यहां पर चेक कर दीजिए। नाउ चेक करने के बाद में आपकी डिटेल्स आएंगी। अब उसको तो क्या देखना, आपकी बेसिक डिटेल्स ऑटोमेटिकली आएंगी। देन आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। 3 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना होगा। पहला ऑप्शन है मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड, जो हमने ऊपर अभी पढ़े हैं। उसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। सेकंड है सप्लायर मेकिंग सप्लाई रेफर टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 2, जो कि होता है फूड सर्विसेज के लिए, बेसिकली रेस्टोरेंट की सर्विसेज जो होती हैं उसके लिए। और उसके अलावा एनी अदर सप्लायर, अगर आप ट्रेडर हैं या आप कोई और सर्विस देते हैं, जो हमने पढ़ा 10(2)A हमने पढ़ा था, तो वो आपका इस वाले के अंदर फॉल हो जाएगा। तो ट्रेडिंग करते हो आप तो इसमें करो, मैन्युफैक्चरर हो तो आप फर्स्ट वाले में करो, रेस्टोरेंट के केस में आप इस पे ऑप्ट करोगे। जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल केस है उस पे आप चेक कीजिए। उसके बाद कंपोजिशन की डिक्लेरेशन आपको देनी है। आई हियरबाय डिक्लेयर दैट एफोर्सेड बिजनेस शैल अबाइड बाय द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन। बहुत सारी कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन हमने पढ़ी थी कि आप इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकते हो, आपकी टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट के अंडर होनी चाहिए, एंड बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कंपोजिशन लेवी में जाने की। तो आपको ये डिक्लेरेशन देना होता है। फिर आपको वेरिफिकेशन है, नेम और प्लेस एंटर करके आप ईवीसी की हेल्प से इसको सबमिट कर देंगे। ये फॉर्म आपका कंपोजिशन का सबमिट हो जाएगा। नाउ अब अभी रुकिए, क्या फॉर्म सबमिट करने का मतलब ये है कि आप कंपोजिशन में चले गए? अरे नहीं, फॉर्म हमने करंट ईयर में सबमिट किया। नाउ इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से आएगी, इफेक्ट में कब से आएगा? ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप ये फाइल करोगे उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से आप कंपोजिशन में जा पाओगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, आपने फॉर्म फाइल कर दिया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका आ गया, 1 अप्रैल से आप जो है अब आ चुके हैं किसके अंदर, कंपोजिशन के अंदर आ चुके हैं। उसके लिए आपको कुछ फर्दर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका 1 अप्रैल स्टार्ट होगा, विद इन 60 डेज आपको एक इंपॉर्टेंट काम और करना होगा, जो कि है ITC 03 फाइल करना। और आज की वीडियो का मेन टॉपिक ITC 03 ही है। CMP 02 में कुछ भी नहीं था सर, ये तो ऑनलाइन फॉर्म है, 2 मिनट का काम होता है फाइल करने का। मेन वर्किंग हमको करनी है ITC 03 के लिए। अब ITC 03 किस चीज के लिए होता है, बस कंसेप्ट दिमाग में रखना। हमारे पास जो ITC पड़ा हुआ है 31 मार्च को, जो ITC हमारे पास पड़ा हुआ है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, जो कैपिटल गुड्स में हमारा ITC पड़ा हुआ है, वो तो हमने एज अ नॉर्मल डीलर खरीदा था ना। बट अब हम कंपोजिशन में जा रहे हैं तो हमको वो सारा ITC जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इन्वॉल्व है, जो हमारी कैपिटल गुड्स में पड़ा हुआ है, उस सारे ITC को हमको रिवर्स करना होगा। ठीक है, वो ITC अब हमको यहां पर रिवर्स करना होगा और उसके लिए फॉर्म यूज किया जाता है, ITC 03 फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, अब वो कैसे फाइल होगा, और वो आपको बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्लस 60 डेज के अंदर अंदर फाइल करना होता है। अब आप जाएंगे सर्विसेज पर, जाएंगे यहां पर, आप जाएंगे रिटर्न्स के अंदर, जाएंगे ITC फॉर्म्स आपको दिखेगा। ठीक है, ITC फॉर्म में आपको जाना है। ITC फॉर्म कब फाइल करोगे, ध्यान रखना, गलती मत करना, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग होने के बाद में आप फाइल करोगे। ठीक है, उसके बाद में ITC 03 फॉर्म आपको यहां दिख रहा होगा। ITC 03 ITC रिवर्सल पेमेंट ऑफ टैक्स। यहां पर 2 ऑप्शन दिखेंगे आपको, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। देखिए, अगर डेटा कम है आपके पास तो आप ऑनलाइन भी यहां डेटा फीड कर सकते हैं, और अगर डेटा ज्यादा है तो ऑफलाइन फिल कीजिए। मैं आपको ऑफलाइन यूटिलिटी की हेल्प से डिटेल में पूरी इसकी वर्किंग भी समझाऊंगा, पूरी कैपिटल गुड्स का जो हमको प्रोपोर्शनेट निकालना होता है उसकी कैलकुलेशन भी हम समझेंगे, और ऑफलाइन तरीके से इसको फाइल करना सीखेंगे।
ठीक है। ऑनलाइन में क्या होगा, ऑनलाइन में आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाइए, ऑनलाइन में डेटा ऐड करिए। अगर कम डेटा है, 2-4 इन्वॉइसेज हैं, थोड़ा सा आईटीसी क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है नहीं आपके पास, कैपिटल गुड्स भी आपने ज़्यादा नहीं लिए हैं, अगर 2-4 इन्वॉइसेज हैं तो आप ऑनलाइन डाल दीजिए। अदरवाइज आप ऑफलाइन पे जाइए। ऑनलाइन पे जाएंगे तो ऑनलाइन में यहाँ आपको सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। सेक्शन नंबर 18(4) के अंदर 2 चीज़ें कवर होती हैं, एक तो कंपोजिट वाली और एक होता है एग्जम्प्ट वाली। हो सकता है आप जो गुड्स बेच रहे हो वो एग्जम्प्ट अब हो गई हो। अगर वो एग्जम्प्ट हो गई है तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस ही होता है, तब आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। बट अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, अभी हम कंपोजिट लेवी पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको कंपोजिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, प्रोसीड करना है, फिर ARN नंबर हमसे मांगेगा, ARN नंबर और डेट ऑफ ऑप्ट इन वो आपको यहाँ देनी है, फिर प्रोसीड करना है। आपके पास टेबल सारी ओपन हो जाएंगी, फिर आपको टेबल में डेटा डालना होता है। अब मैं आपको ऑनलाइन नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको ITC 03 ऑफलाइन तरीके से कैसे फाइल होता है उसको समझा रहा हूं, बिकॉज इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन हमको करनी होती है और एक्सेल वर्किंग भी आपको देने वाला हूं साथ में। ठीक है, तो हम जाएंगे सबसे पहले डाउनलोड्स पर, ऑफलाइन टूल पर जाएंगे। ITC 03 ऑफलाइन टूल आपको यहां पर दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए एंड यहां आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप डाउनलोड कर लीजिए ITC 03 की जो ऑफलाइन यूटिलिटी है वो। राइट, डाउनलोड करने के बाद में आप इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में ये हमारा ऑफलाइन यूटिलिटी यहाँ पर आ चुकी है। दिस इज़ अवर ऑफलाइन यूटिलिटी। मैं आपको ऑफलाइन यूटिलिटी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा होम है, इसको जूम इन करता हूँ सो दैट आप इजीली देख पाइए। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक डिटेल्स आएगी सबसे पहले। उसके बाद 2 ऑप्शन है यहाँ पर, एक है इनवॉइस अवेलेबल, एक है इनवॉइस नॉट अवेलेबल। अब ध्यान रखिए, हम इसकी पूरी डिटेल वर्किंग अभी कैलकुलेट करेंगे। आपके पास जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, जो भी कैपिटल गुड्स आपके पास पड़ी हुई है, आपको चेक करना है क्या सभी के इनवॉइसेज आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर इनवॉइसेज किसी के आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इनवॉइस नहीं मिल पा रहा है आपको, तो इनवॉइस नॉट अवेलेबल के अंदर आप डेटा डाल सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको CA सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, CA सर्टिफिकेशन मैंने यहां दिए हुए, CA या CMA सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, उसका फॉर्मेट भी मैंने आपको दिया हुआ है। ये फॉर्मेट है, इसको भी मैं समझा देता हूँ। अगर आप CA हैं, CA फॉर्म से हैं या CMA फॉर्म से हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये मैंने पूरा एडिटेबल दिया, वर्ड फाइल आपको दे दूंगा मैं एक्सरसाइज फाइल में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अंदर आपको उन इनवॉइसेस का डिटेल डालनी है। बेसिकली ये टेबल जो है ये आपको फिल करनी होगी, जिसके रिस्पेक्ट में इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं है तो उसको आप वेरीफाई करेंगे, और जिस केस में इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं होते उस केस में आपको मार्केट वैल्यू डालनी होती है। मैं अभी बताऊंगा, अभी तो हम डिटेल वर्किंग जब सीखेंगे तब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इस टेबल को जस्ट आपको फिल करना है, बाकी डिटेल्स आप अपने हिसाब से अपना नेम, मेंबरशिप नंबर, बाकी डिटेल जो है वो यहाँ पे मैन्युअली इसको एडिट कर दीजिएगा पूरे फॉर्म को, एंड इसका PDF निकाल करके इस पर साइन स्टैम्प करके इसको भी हमको अपलोड करना होगा, अगर आपका केस में इनवॉइस नॉट अवेलेबल का डेटा है तो। अगर सारे इनवॉइसेस अवेलेबल हैं तो आपको CA सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है जी, मैंने आपको फॉर्मेट फिर भी दे दिया है। चलिए अब आइए वर्किंग की तरफ। अब मैंने ये वर्किंग शीट प्रिपेयर की है ITC 03 की, ये भी आपको नीचे एक्सरसाइज फाइल से मिलेगी, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ये वर्किंग शीट आपको इसी तरीके से बनानी है। आप टैली में डेटा मेंटेन करते हो तो वहाँ से बिल वाइज एक्सपोर्ट कर लीजिए। पहले आप क्लोजिंग स्टॉक पे जाइए, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जाकर जितना आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो कौन कौन से इनवॉइसेस के रिस्पेक्ट में है उसको बिल वाइज ओपन कीजिए। बिल वाइज ओपन करके उसको एक्सपोर्ट कीजिए एक्सेल में, या बिजी में करते हो तो बिजी से एक्सपोर्ट करो, किसी भी सॉफ्टवेयर में। एक्सेल में करते हो तो एक्सेल के थ्रू आप एक्सपोर्ट मतलब यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो। ये हमारा फॉर्मेट है जिसमें आपको वर्किंग प्रिपेयर करनी होगी ITC 03 के लिए। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, सबसे पहले आप वो पढ़िए। इंस्ट्रक्शन क्या है? इन केस इनवॉइस इज नॉट अवेलेबल अ CS या CMA सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। CA या फिर यहां पर CMA सर्टिफिकेशन भी चल जाता है, GST के अंदर CMA को बेनिफिट मिला हुआ है। सेकेंड पॉइंट है, इन केस इनवॉइस इज नॉट अवेलेबल आपको मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक लेकर के चलनी है। देखिए बुक्स में जो आपने रिकॉर्ड किया होगा, बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट और NRV बेसिकली विच एवर इज लोअर पे ही वो रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी वो लोअर होगा उस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर इनवॉइस अवेलेबल नहीं है तो जो स्टॉक की मार्केट वैल्यू है वो आपको यहां पर लेकर के चलनी है, और वो मार्केट वैल्यू ही कंप्यूट करने के लिए इसीलिए CA सर्टिफिकेशन मांगा जाता है कि जो मार्केट वैल्यू आपने कंप्यूट की है वो करेक्ट है या नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए CA या CMA सर्टिफिकेट यहां पर हमसे मांगा जाता है ITC 03 फॉर्म के साथ में। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कैपिटल गुड्स जो आप डालोगे यहां पर, उसके लिए हमने एक सेपरेट शीट भी प्रिपेयर की है, बिकॉज इसके केस में आपको प्रोपोर्शनेट डालना होगा। 60 मंथ्स की आपको लाइफ माननी है कैपिटल एसेट की, और जो उसका प्रोपोर्शनेट होगा रिवर्सल, वो प्रोपोर्शनेट रिवर्सल आपको इस फॉर्म के अंदर एंटर करना होगा।
ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से अब आप कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हमारी शीट है इनवॉइसेस अवेलेबल। इनवॉइसेस अवेलेबल में आपको सबसे पहले जीएसटी नंबर चाहिए। इनवॉइसेस जो अवेलेबल है आपको प्रिपेयर करना है, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट क्या है, उसके बाद वो गुड्स का टाइप क्या है, वो मतलब गुड्स है, इनपुट है या कैपिटल गुड्स है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन क्या है वो क्लोथ है, तो यहाँ पे क्लोथ है हमारा, नंबर्स में आया हमारे पास। क्वांटिटी आपको चाहिए होगी, क्वांटिटी के बाद में उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या आ रही है, ये भी आप उस इनवॉइस से डाल सकते हैं। देन सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी यहाँ पर आ जाएगा। सेस तो है नहीं हमारे केस में, तो सेस 0 रहेगा यहाँ पर। नाउ गुड्स के केस में तो सिंपल है, बट कैपिटल गुड्स के केस में आप डायरेक्टली इनवॉइस से नहीं डाल सकते, बिकॉज कैपिटल गुड्स में आपको प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना होता है, पूरा रिवर्सल नहीं करना होता। देखो ये तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमने डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक में तो जितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने यहाँ पूरा का पूरा डाल दिया, जितना क्लोजिंग स्टॉक है वो सारा रिवर्स करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वहां पे तो कोई टेक्निकलिटी नहीं आएगी। बट टेक्निकलिटी कहां पर अराइज होगी? टेक्निकलिटी आपकी अराइज होगी कैपिटल गुड्स के केस में, क्योंकि कैपिटल गुड्स के केस में आप पूरा का पूरा अमाउंट नहीं डाल सकते हो, कंप्लीट अमाउंट को रिवर्स नहीं कर सकते हो, आपको रिवर्सल करना होगा प्रोपोर्शनेट। इसके लिए यहां पर आपको कैलकुलेशन करनी होगी कैपिटल गुड प्रोपोर्शनेट की। इसको आप ध्यान से समझिएगा कैसे कैलकुलेशन की जाती है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आ गई, देन जीएसटी नंबर आ गया, उसके बाद इनवॉइस नंबर आ गया, जो जो कैपिटल गुड्स आपने परचेज की है, और डेट ऑफ परचेज आ गई, कब हमने वो परचेज किया है। उसके बाद यूज्ड बिफोर मंथ यूज बिफोर कंपोजिशन, कंपोजिशन से पहले आपने कब उसको, कितने दिन पहले आपने उसको यूज किया है। इस ये जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, इस एग्जांपल में लेट्स सपोज हम 1 अप्रैल 2025 से हम चले जाएंगे कंपोजिशन के अंदर। इसका मतलब 31/4/2025 तक, मार्च 31 मार्च आएगा, ये मार्च 2025 तक। तो डेट ऑफ परचेज जो है ये भी हमारी मार्च ही है। मार्च इसलिए बिकॉज 12 मंथ का मैं लेना चाहता हूं, जिससे हमारा एग्जाम्पल जो है वो सिंपल रहे, कॉम्प्लिकेटेड ना बने वो, है ना। तो इसको हम मार्च कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी मार्च कर देते हैं। मार्च इसलिए कर देते हैं बिकॉज मार्च से मार्च जो है वो 12 मंथ का होगा। आपका जो एक्चुअल है, मैं तो आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, आपका जो एक्चुअल है वो आप इनवॉइस के बेसिस पर यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन सिंपल रहे इसीलिए यहाँ पर इस तरीके का एग्जाम्पल लिया है, जिससे हमारे में फिगर्स में ऊट पटांग फिगर ना आए, एग्जैक्ट फिगर आए, ठीक है। तो 31 मार्च 2024 को हमने परचेज किया था। उसके बाद हमारा 31 मार्च 2025 को यहाँ पर क्या होगा, एक साल हमने जो है उसको यूज कर लिया नॉर्मल के अंदर। सिंपल कंसेप्ट है, एक साल हमने नॉर्मल में यूज किया, बाकी के 4 ईयर हम यूज करेंगे कंपोजिशन में। तो 60 मंथ में आप डिवाइड करोगे तो 12 मंथ हमने यूज किया है उसको, हमने उसको 12 मंथ यूज किया नॉर्मल में, एंड रिमेनिंग 48 मंथ यूज करेंगे कंपोजिशन में। तो सिंपल लॉजिकल, आप एक चीज बताओ, ये जो टोटल जब हमने परचेज किया होगा तब नॉर्मल में तो हमने पूरा आईटीसी ले लिया होगा, तो अब जो 24 मंथ्स का आईटीसी, 48 मंथ्स का, ये जो 48 मंथ्स का आईटीसी है, इसको आपको रिवर्स करना होगा। सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसके लिए आप इस कैलकुलेशन को आगे समझिए। टैक्सेबल वैल्यू, ये हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गई, उस इनवॉइस की टोटल टैक्सेबल वैल्यू ये आ गई। उसके ऊपर रेट कितना था, 18% जीएसटी का रेट था, और टोटल आईटीसी कितना हो गया, ये हमारा टोटल आईटीसी हो गया, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है। अब हम निकालेंगे प्रोपोर्शनेट कितनी वैल्यू आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब प्रोपोर्शनेट आप किस तरीके से निकालेंगे, बहुत सिंपल है, छोड़ो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, लॉजिक्स पे काम करते हैं भाई। 20,000 की आपकी ये टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, ठीक है। 20,000 की आपकी असेट है, ये आपको यूज करनी थी कितने मंथ, 20,000 की असेट आपको 60 मंथ यूज करनी थी। जीएसटी कितने ईयर की लाइफ मानता है, 65 ईयर यानी 60 मंथ्स की लाइफ मांगता है। तो हमने 60 से डिवाइड कर दिया। अब हमको कितने रिमेनिंग मंथ बचे, कितने मंथ का रिवर्सल करना है आपको, हमको करना है 48 मंथ्स का रिवर्सल, बिकॉज 48 मंथ ये यूज होगा कंपोजिट में, मल्टीप्लाई बाय 48। जब आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 16,000। इसी तरीके से इसको ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए तो आपकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू आ जाएगी, यानी प्रोपोर्शनेट वैल्यू जिस पर आपको रिवर्सल करना है, ठीक है। अब इसका रेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोपोर्शनेट आईटीसी भी आ जाएगा। अब अगर वो सेम स्टेट से है तो सी और एस, और डिफरेंट स्टेट से है तो आईजीएसटी आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी यहां पर कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फिगर्स को
इसके अंदर डालेंगे, इनवॉइसेस अवेलेबल के अंदर। तो यहां पर जो वैल्यू आप डालोगे टैक्सेबल वैल्यू, वो कौन सी आएगी? इनवॉइसेस वाली पूरी नहीं आएगी, प्रोपोर्शनेट वाली आएगी। ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी होंगी। यहां पर जो कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में टैक्सेबल वैल्यू हम ले रहे हैं, ये टोटल नहीं है, ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू है। और इसका जो आईटीसी भी रिवर्सल आप कर रहे हो, वो भी प्रोपोर्शनेट रिवर्सल आप कर रहे हो। ठीक है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। नाउ मूविंग फर्दर, उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर कोई बचता है जिसका इनवॉइस आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इनवॉइस नॉट अवेलेबल में हमने एक डिटेल यहां पर मेंशन की हुई है, सेस नहीं है, सेस को जीरो करते हैं। सी और एस हमारा ये वाला केस है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं सर, यहां तक तो क्लियर है। अब इस डेटा को हम अपनी शीट में डालते हैं, जो हमारा ITC 03 था, ये वाला। इसके अंदर हम डेटा को एंटर करेंगे। ठीक है, इनवॉइसेस अवेलेबल और इनवॉइसेस नॉट अवेलेबल में हम यहां पर डेटा डालेंगे। सबसे पहले होम पे आइए, होम पे आप अपना GST नंबर डालिए। (1Z6). उसके बाद सेक्शन ऑफ फाइलिंग, ये वही है जो हमने ऑनलाइन में देखा था ना, वही चीज़ आपको यहाँ ऑफलाइन यूटिलिटी में सेलेक्ट करनी होती है कि 4A है या 4B है। तो 4A है ऑप्टिंग इन फॉर कंपोजिशन लेवी। SEZ डेवलपर या SEZ यूनिट है तो ये नो है, इस पर नो करेंगे हम। उसके बाद ARN नंबर जो है, आप ARN नंबर डाल देंगे। ARN नंबर के बाद में डेट ऑफ ऑप्टिंग इनटू कंपोजिशन स्कीम। अब ये डेट क्या हो सकती है? डेट होगी, देखिए, भले ही आपने फॉर्म कभी भी फाइल किया हो, CMP 02 आपने फाइल किया होगा प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है, लेकिन ऑप्ट इन करने की ना स्पेसिफिक डेट होती है। आप 1 अप्रैल को ऑप्ट इन करोगे। पिछले साल अगर आपने CMP 02 फाइल किया तो आप 1 अप्रैल को यहां पर ऑप्ट इन कर जाओगे, जो भी ईयर है आपका, यहां पर 1 अप्रैल, और जो भी जिस ईयर से आप इफेक्टिव हुआ है वो कंपोजिशन लेवी, हमने पढ़ा था कब से इफेक्टिव होगी वो इफेक्टिव वाली डेट आप यहां पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, 4A वाला ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद ये समरी है, ये तो बाद में बनेगी। उसके बाद हमको जाना है इनवॉइसेस अवेलेबल पर। इनवॉइसेस अवेलेबल कहाँ से डालेंगे आप? जो आपने वर्किंग प्रिपेयर की है इनवॉइसेस अवेलेबल की, यहाँ से आप डालेंगे। सबसे पहले डालना है आपको GST नंबर। सो यहाँ से आप GST नंबर कॉपी करके यहाँ पर कर दीजिए, पेस्ट एज वैल्यू करना है, Ctrl+Alt+V करके, एंड यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू कर देंगे। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, डालना मैंडेटरी नहीं होता। इनवॉइस या बिल ऑफ एंट्री, मैं थोड़ा जूम इन करता हूं सो दैट आप इजीली देख पाए। यहां पर ये है हमारा इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर आप अपनी शीट से कॉपी कीजिए एंड यहां पर पेस्ट एज वैल्यू कर दीजिए। उसके बाद डेट आपको कॉपी पेस्ट करनी है। डेट का फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, DDMMYYY होना चाहिए। गुड्स की टाइप क्या है वो आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारी इनपुट है, जो कि सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स का स्टॉक हमारे पास है, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको आप ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए। नीचे के 3 इनवॉइसेस हम छोड़ देंगे, बिकॉज लास्ट के जो 3 इनवॉइसेस हैं वो हमारे कैपिटल गुड्स के हैं, तो उसके लिए हम कैपिटल गुड्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कैपिटल गुड्स सेलेक्ट करना होगा। ये हमारे कैपिटल गुड्स हैं। ठीक है ना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स जो है वो हम यहाँ से डाल देंगे। ये रहा डिस्क्रिप्शन कि वो गुड्स क्या है, वो हम यहाँ से पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं। क्वांटिटी जो है वो आप क्वांटिटी यहाँ पर नंबर्स में डालिए, बाकी आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो डाल दीजिए। हम नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं। देखिए, ज़्यादा डेटा है तो आप ऑफलाइन टूल का ही यूज़ कीजिए। अगर आपके पास कम इन्वॉइसेस हैं, 2-4 इन्वॉइसेस हैं, तो आप ऑनलाइन तरीके से भी, ये जो फीडिंग हम ऑफलाइन कर रहे हैं यही फीडिंग आप ऑनलाइन तरीके से करेंगे। तो दैट एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्वांटिटी आपको मेंशन करनी है तो क्वांटिटी में आप कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू कर लीजिए। उसके बाद में आपका आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू आप यहां से एंटर करेंगे। वैल्यू में ध्यान रखना है जो कैपिटल गुड्स की वैल्यू आएगी वो प्रोपोर्शनेट आएगी, है ना। मैं आपको दिखा देता हूं, इसको पेस्ट एज वैल्यू हो गई। उसके बाद सप्लायर टाइप क्या है, वो सप्लायर टाइप नॉन SEZ या SEZ क्या है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा नॉन SEZ है, यहां से हम नॉन SEZ सेलेक्ट कर देते हैं एंड ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं। नॉन SEZ हो गया। अच्छा, मैं आपको कैपिटल गुड्स दिखा रहा था। देखिए, जैसे लास्ट में हमारी कैपिटल गुड्स है, इसकी वैल्यू हमने 2 लाख रुपीज़ ली है, लेकिन अगर आप हमारी कैलकुलेशन में देखेंगे जो हमने वर्किंग की है, तो एक्चुअल में जो टैक्सेबल वैल्यू है ये 2.5 लाख रुपए है।
तो जो इनवॉइस हमारे पास है वो 2.5 लाख रुपए प्लस जीएसटी का है, 2,50,000 रुपये प्लस जीएसटी, बट proportionate value we have to enter here ना, so proportionate value is 2 लाख रुपीज ओनली। सो 2 लाख रुपीज हमने यहाँ पर एंटर किया है, हमने 2,50,000 एंटर नहीं किया है बिकॉज प्रोपोर्शनेट वैल्यू हमको यहाँ एंटर करनी होती है, राइट सर। देन मूविंग फर्दर, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड आईजीएसटी कितना है वो आप यहां से मेंशन करेंगे कि कितना आ रहा है आपका। तो यहां पर सेंट्रल, स्टेट और आईजीएसटी आप मेंशन करेंगे। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी सेंट्रल, स्टेट और आई की, ठीक है। उसके बाद में सेस कुछ भी नहीं है, सेस में रहने दीजिए। एक्शन हमको ऐड करना है, तो यहाँ ऐड पे आप सेलेक्ट करेंगे एंड इसको ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए। सो बेसिकली हमको करना क्या है, ये सारा आईटीसी, जो ये आईटीसी आया, ये सारा आईटीसी हमारा रिवर्स होना है, ठीक है। उसके बाद जाएंगे आप इनवॉइसेस नॉट अवेलेबल शीट के अंदर एंड यहाँ पे इसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग आप डाल देंगे। तो जीएसटी नंबर ये है, इसको कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद इनवॉइस नंबर तो यहाँ आएगा नहीं बिकॉज इनवॉइस अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास। उसके बाद में गुड्स का टाइप क्या है, सो गुड्स ही हमारी इनपुट है। उसके बाद गुड्स का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में स्टेशनरी हमने डाला हुआ है, जो भी आइटम है वो आप यहाँ डाल दीजिए। क्यूसी में पैकेट है तो पी पैकेट देख लेते हैं, पैकेट का कुछ है, पैक्स है तो पैक्स डाल देते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्वांटिटी आपकी है, सो क्वांटिटी कितनी है इसकी, 5 क्वांटिटी है एंड वैल्यू कितनी है, 15,000 है। अब ये वैल्यू कौन सी होगी बताइए, ये वैल्यू हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं होगी, ये वैल्यू इन 5 क्वांटिटी की मार्केट वैल्यू क्या है, उस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर 15,000 कैलकुलेट होगा। और इसके लिए सीए सर्टिफिकेशन लगेगा और सीए सर्टिफिकेशन में आपको मेंशन करना होगा कि कितनी क्वांटिटी है, किस रेट के हिसाब से आपने मल्टीप्लाई किया एंड आपका 15,000 रुपये यहाँ पर किस तरीके से आया। तो जरूरी नहीं है वो बुक वैल्यू हो, वो मार्केट वैल्यू आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती है एज पर द प्रोविजंस। सप्लायर टाइप में हम नॉन डाल देते हैं, नॉन एसईजेड एंड उसके बाद सेंट्रल स्टेट कितना है 1350 एंड 1350, बाकी 0 है। एक्शन में हम यहाँ पर ऐड करेंगे एंड इस तरीके से हमारा ये डेटा यहाँ पर एंटर हो जाएगा। नाउ डेटा एंटर करने के बाद जब आप सारा डेटा एंटर कर देंगे, आप क्लिक करेंगे वैलिडेट शीट पर। मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा बिकॉज मैंने ये डेटा एक्चुअली नहीं डाला, डमी डेटा है, तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक होने वाली हैं। बट अगर कोई एरर आती है, कोई मिस्टेक आती है, तो यहाँ पर आप लास्ट में जाएंगे एंड आपको वो एरर शो करेगा। अगर शीट का वैलिडेशन एरर है तो वो यहाँ शो होगा, और अगर जीएसटी पोर्टल पे कोई एरर आता है तो वो वैलिडेशन फाइल आपको यहाँ अपलोड करनी होगी, एरर फाइल आपकी जनरेट होगी, वो एरर फाइल आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ओपन करके आपको शो करेगा कि जीएसटी पोर्टल पे क्या एरर आ रही है, ठीक है। वैलिडेशन एक बार आपका सक्सेसफुल हो जाता है, वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद आप होम पे जाएंगे, गेट समरी पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी टोटल समरी यहाँ पर आ जाएगी कि कितने इनवॉइसेज आपके टोटल, विद इनवॉइसेज क्या डेटा है, विदाउट इनवॉइसेज क्या डेटा है, और ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है, कितना आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा यहाँ से। एंड उसके बाद में एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जनरेट जेसॉन टू अपलोड, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जेसॉन फाइल जनरेट हो जाएगी एंड उस जेसॉन फाइल को आपको अपलोड करना होगा। देखिए मेन जो दिक्कत आती है ना, मेन इशू जो होता है वो इस वर्किंग का ही होता है। एक बार आपने वर्किंग सही से प्रिपेयर कर ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्किंग के बाद आप डेटा डाल के अपना जेसॉन अपलोड कीजिए और जेसॉन फाइल को आप जैसे ही अपलोड करेंगे पोर्टल के ऊपर तो डेटा आपका वहाँ आ जाएगा। अब पोर्टल पे आप कैसे अपलोड करेंगे, मैं पोर्टल का जो पार्ट है वो आपको मैनुअल के थ्रू दिखाता हूँ। सर आप सारी चीज़ मैनुअल से दिखा रहे हो, पोर्टल पर जाके दिखाओ ना। ये पोर्टल के ही तो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है मैनुअल के अंदर। एक्चुअली क्या है, मेरे पास अभी कंपोजिशन में ना आज की डेट में कोई है ही नहीं, तो क्लाइंट कंपोजिशन में काफ़ी कम जाते हैं, तो प्रैक्टिकली ये चीज़ काफ़ी कम देखने के लिए मिलती है। लेकिन मैनुअल है तो मैनुअल से आप सारी चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। तो ये ऑनलाइन वाला मेथड है जो मैंने आपको बताया नहीं था। तो ऑनलाइन वाले में आपके पास ये टेबल ये आ जाएगा, इस पर आप सेलेक्ट करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन पे, फिर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है एंड ऑनलाइन में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप डेटा डालेंगे। नीचे आइए, ऑनलाइन टेबल्स में आपको शो कर देता हूँ। ये आपकी ऑनलाइन टेबल्स आ जाएंगी अगर आप ऑनलाइन फाइल करेंगे, ठीक है। तो जो डेटा हमने अभी एक्सेल के अंदर अपलोड किया, ऑफलाइन अपलोड किया, आपको यहाँ पर डालना होगा गुड्स डिटेल्स विद इनवॉइस, गुड्स डिटेल विदाउट इनवॉइस, ठीक है। उसके बाद टेबल 6 जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, अमाउंट ऑफ आईटीसी पेबल एंड पेड।
और डेबिट एंट्री आपने कहाँ से पे की है, कैश से कितना पे किया, क्रेडिट से कितना पे किया, वो भी हम आगे समझेंगे। सो बेसिकली ये हमारी एक शीट हो गई, जो हमने एक शीट का डेटा था वो ये आ गया, दूसरी शीट का डेटा आपको यहाँ डालना है। अगर आपके कम इन्वॉइसेस हैं तो आप ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर डेटा डाल के भी काम कर सकते हो। अगर ज़्यादा इन्वॉइसेस हैं आपके, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, इन्वॉइसेस ज़्यादा है, नंबर ऑफ इन्वॉइसेस, तो आप ऑफलाइन तरीके से भी यहाँ पर काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डेटा डालने के बाद जब आप सारा डेटा यहाँ पर डाल देंगे तो ये इन्होंने बताया, देखिए डेटा किस तरीके से आप डालेंगे। सेम चीज़ है जो हमने अभी ऑनलाइन डाली है, वही चीज़ ऑफलाइन डाली, वही चीज़ यहाँ पर आपको ऑनलाइन डालनी होगी। ठीक है, तो एक एक डेटा आप यहाँ पर ऐड करेंगे। नाउ जब आपकी ऑफलाइन आप यहाँ पर अपलोड करोगे, ऑफलाइन फाइल जब आपकी प्रोसेस हो जाएगी, ऑफलाइन फाइल प्रोसेस होने के बाद में अगर आपके गुड्स विदाउट इन्वॉइसेस में डेटा आता है, तो हमारे केस में भी जैसे गुड्स विदाउट में हमने एक डिटेल डाली थी, तो हमारे केस में भी डिटेल यहाँ पर आ रही होगी। उस केस में आपको ज़रूरत होगी सीए सर्टिफिकेशन की। सीए सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा यहाँ पे, आपको पहले तो सीए की डिटेल डालनी है, सीए या सीएमए की, और फिर जो मैंने आपको सर्टिफिकेट दिया था, जो टेम्पलेट दिया था, उसको साइन स्टैम्प करके आपको यहाँ अपलोड करना होगा और सेव सीए डिटेल करनी होगी। आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। उसके बाद लायबिलिटी कैसे क्लियर होगी, देखिए लायबिलिटी क्लियर करने के लिए जो भी आपकी टोटल लायबिलिटी बन रही है, वो लायबिलिटी आपके क्रेडिट लेजर से एडजस्ट होगी, आपके कैश लेजर से एडजस्ट होगी। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। जैसे ये एग्जांपल लो, हमारे लेजर में जो बैलेंस है वो ये बैलेंस अवेलेबल है और हमको जो पे करना है वो ये पे करना है। तो कैश बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कैश बैलेंस से ये सारी की सारी चीज़ें पे हो जाएंगी। या क्रेडिट लेजर से पहले पे होगा, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो कैश से आपका पे हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दिस कि सर मेरे तो क्रेडिट लेजर में ही ज़्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है, क्रेडिट लेजर में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है और मेरे को जो आईटी से रिवर्स करना है वो कम करना है। तो ये हमने थ्योरी वाले सेशन में ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब आप नॉर्मल से कंपोजिशन में जा रहे हो, तो जो भी आपका बैलेंस बचेगा आईटीसी के अंदर, अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। क्रेडिट लेजर की मैं बात कर रहा हूँ, कैश लेजर का बैलेंस तो कैश में पड़ा रहेगा। मैं क्रेडिट लेजर की बात कर रहा हूँ, जब आपके क्रेडिट लेजर में ही एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है और आपको जो रिवर्स करना है वो कम रिवर्स करना है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो बैलेंस बचेगा क्रेडिट लेजर में वो लैप्स हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन भी तो बन सकती है कि सर हमारे क्रेडिट लेजर में तो जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो बैलेंस कम है। अब क्रेडिट लेजर में अगर कम बैलेंस है, आपको पे ज़्यादा करना है, पेमेंट ऑफ टैक्स ज़्यादा करनी है, तो उस केस में आपको कैश लेजर से वो अमाउंट पे करना होगा। अब अगर आपके कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है, वैसे कैश लेजर में जनरली बैलेंस होता नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, कैश लेजर में बैलेंस ऐड करना होता है। उसके लिए आपको क्रिएट चालान का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने अगर दिया होगा तो ये रहा, क्रिएट चालान का ऑप्शन आएगा। क्रिएट चालान पे क्लिक कीजिए और क्रिएट चालान के बाद में आपका पूरा चालान की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे आप ई पेमेंट टैक्स पे क्लिक करेंगे, नेट बैंकिंग से इस चालान जनरेट करेंगे, इसकी पेमेंट करेंगे। पेमेंट के बाद आपका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जब आप उसकी पेमेंट कर देंगे तब आपके पास फाइल रिटर्न का ऑप्शन, मेक पेमेंट के बाद आपके पास फाइल रिटर्न ऑफसेट करेंगे, उसके बाद में आपका फाइल रिटर्न का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जैसे ही चालान का अमाउंट ऐड हुआ आपके कैश लेजर के अंदर, पेमेंट करने के बाद फिर आपका फाइल रिटर्न का ऑप्शन इनेबल। अब ये सारी बहुत बेसिक सी चीज़ें, फाइल रिटर्न पे जब आप क्लिक करोगे उसके बाद आपकी रिटर्न वो क्या हो जाएगी, फाइल हो जाएगी। टेंशन मत लो, जीएसटी पोर्टल में डिटेल में समझाऊंगा। जीएसटी पोर्टल पे चालान कैसे बनाते हैं, चालान का तो मैं एक सेपरेट सेशन दूंगा आगे जाके, प्रैक्टिकल सेशन जो हमारे होंगे ना, वहाँ पे मैं इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, चालान कैसे बनाना है नेट बैंकिंग से या उससे, उसकी टेंशन मत लेना। मैं तो अभी जस्ट ये कर रहा हूँ कि जैसे अभी हमारे कंपोजिशन के सेशन चल रहे हैं, तो आई एम ट्राइंग कि कंपोजिशन का मैं ईच एंड एवरीथिंग आपका यहीं पे कवर कर दूं। ऐसा ना करूं कि कुछ पार्ट में बाद में समझाऊं, कुछ पार्ट यहाँ समझा रहा हूँ। अब कंपोजिशन लेवी चल रहा है तो कंपोजिशन लेवी हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब फाइल रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद इसका ओटीपी एंटर करेंगे, ओटीपी एंटर करके आपकी ये रिटर्न फाइल हो जाएगी। ठीक, सारे केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। विद इन 60 डेज आपको यहाँ फाइल करने हैं। अगर आप लेट फाइल करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ठीक, चलिए सर, ये केस हमको समझ में आ गया। विद इन 60 डेज आपको फाइल करना होता है ITC 03 फॉर्म, इसका ध्यान रखिएगा। और सीए सर्टिफिकेशन भी आपको यहाँ पर डालना होगा। और उसके बाद तो आप आधार OTP नहीं, नॉर्मल EVC से इसको फाइल कर सकते हैं। फाइल करने के बाद आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके जो है अपने पास सेव करके रख सकते हैं। सो इस तरीके से आपको ITC 03 फॉर्म फाइल करना होता है। मेन जो आपकी हेडेक होती है ना, मेन हेडेक होती है ITC 03 की वर्किंग प्रिपेयर करना है।
मैं आपको बताता हूँ क्या पॉइंट होता है। ये प्रिपेयर करना, ये जो है सबसे बड़ा काम होता है जो आपको करना होता है। ये काम आपका हो गया। उसके बाद ऑनलाइन फाइलिंग करना, जैसे CMP02 हमने फाइल करना सीखा। अब CMP02 तो कितना सिंपल फॉर्म था, 2 मिनट में फाइल हो जाता है। और इसी तरीके से ऑनलाइन इसको फाइल करना, आपको डेटा जेसॉन बनेगी, जेसॉन को अपलोड करो, उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स है तो पेमेंट ऑफ टैक्स करो, उसके बाद EVC की हेल्प से ITC03 फाइल कर दो। ठीक है। ITC03 का जिक्र एक बार दोबारा आएगा जब हम सेक्शन 18 पढ़ेंगे ना, तब दोबारा से ITC03 का जिक्र आएगा, लेकिन वहां पे मैं समझाऊंगा नहीं इतना डिटेल में। वहां पे जो मैं केस डिस्कस करूंगा वहां करूंगा केवल एग्जाम्प्ट वाला। जब आपकी नॉर्मल से एग्जाम्प्ट में सप्लाई हो रही है तब मैं आपको रेफर करूंगा कि आप यहां आकर के देखिए। तो ध्यान रखिएगा कि वहां पर ये दोबारा से एक बार डिस्कस होगा हमारा ITC03 वाला फॉर्म। बट आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आप रेगुलर से कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो क्या क्या कंप्लाइंस आपको करनी है, CA सर्टिफिकेशन की जरूरत आपको किस केस में पड़ेगी, और किस तरीके से कितने दिन के अंदर आपको ITC03 फाइल करना होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है जाने के लिए रास्ते हमेशा ओपन नहीं रहते हैं। इसके द्वार केवल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डेट को ही ओपन होंगे। तो करंट ईयर में फाइल करोगे CMP02 तो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डेट को आप इफेक्टिव हो जाएगा आपका कंपोजिशन लेवी। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ये जितनी भी एक्सरसाइज फाइल हैं, टेम्पलेट्स हैं, ये आपको नीचे एक्सरसाइज फाइल से मिलेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।